नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। खबरों के नैले पे विश्लेषण का दैला लेकर मैं हाजिर हूं। चुनाव में जाति और धर्म से काम नहीं चलता, अब गोत्र भी बताना पड़ता है। राहुल गांधी को अपना गोत्र क्यों बताना पड़ा? यूपी की जेल में जंगलराज के वीडियो का सच क्या है? मुंबई के गुनहगारों को सजा कब मिलेगी? 3000 साल पुराने ताबूत में क्या निकला? बाबा नानक का करतारपुर अब कितना करीब है? बच्चों के कंधे से कौन सा बोझ उतरा है? देश और दुनिया की ऐसी हर खबर पूरी रफ्तार और विस्तार से आपको दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं नैले पे दैला की इस वक्त की टॉप 25 खबरों के साथ। गाजियाबाद पुलिस का संवेदनहीन चेहरा सामने आया। लापता लड़की की तलाश के लिए परिवार से प्लेन का टिकट कराने के लिए कहा। यूपी के मुरादाबाद में 1 करोड़ 86 लाख के नकली नोट बरामद। ब्लैक मनी को व्हाइट करने का चल रहा था गोरखधंधा, एक आरोपी गिरफ्तार। यूपी के प्रतापगढ़ में मंचनों के हौसले बुलंद, बाइक से छात्रा को खींचकर पिटाई की। अश्लील कमेंट का विरोध करने पर हुई मारपीट। कानपुर में दबंगों के डर से महिला ने बच्चों के साथ घर बाहर छोड़ा। दबंगों ने महिला के घर में तोड़फोड़ के साथ पिटाई भी की। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों ने 9 नक्सलियों का शव बरामद किया है। मुठभेड़ में 2 जवान भी शहीद। मध्य प्रदेश और मिजोरम में चुनाव का प्रचार शोर थम गया है। 28 नवंबर को वोट पड़ेंगे, 11 दिसंबर को नतीजे आएंगे। राजस्थान के चुनावी रण में धर्म और जाति पर जंग शुरू हो गई है। पीएम ने कहा, नामदार पूछते हैं मेरी जाति। राहुल ने पुष्कर के मंदिर में अपना गोत्र बताया। मध्य प्रदेश के इंदौर में अमित शाह का शक्ति प्रदर्शन दिखा। मंदिर मुद्दे पर कहा, अयोध्या में ही बनेगा मंदिर। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में सुरक्षा बलों ने एक पाकिस्तानी आतंकी को मार गिराया। दूसरे आतंकी सोहेल को जिंदा पकड़ा गया है। भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया। डेरा बाबा नानक करतारपुर कॉरिडोर का उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने शिलान्यास किया। शिलापट पर प्रकाश सिंह बादल के नाम पर पंजाब के मंत्री ने काला टेप चिपकाया। रायबरेली जेल में अयाशी करते कैदी कैमरे में कैद हो गए हैं। जेल के अधीक्षक समेत 6 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। बिहार के नालंदा में गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आई हैं। मारपीट के दौरान बदमाशों ने महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बख्शा। यूपी के हाथरस में पेट्रोल पंप से आई हैरान कर देने वाली तस्वीर। बेकाबू ट्रैक्टर ने बाइक सवार को कुचला, पंप में टक्कर मारी। बदायूं में 2 गुटों में जमकर मारपीट की तस्वीर वायरल हो रही है। पुलिस की मौजूदगी में हुई भिड़ंत। गाजियाबाद में सिरफिरे आशिक ने लड़की पर चाकू से हमला कर दिया, बाद में खुद को भी घायल किया। दोनों अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के इंद्रलोक में फायरिंग से दहशत। पार्किंग विवाद को लेकर बदमाशों ने गोली चलाई। 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। दिल्ली के पांडव नगर में मास्क गैंग की चोरी का वीडियो सामने आया है। चोर शटर तोड़ने की नाकाम कोशिश करते दिख रहे हैं। हरियाणा के फतेहाबाद में हाईवे पर एक बड़ा हादसा टल गया। स्पीड ब्रेकर पर बस के अचानक उछलने से पीछे के दोनों पहिए निकल गए। मध्य प्रदेश के झाबुआ में गंदा पानी पीने से पैरा मिलिट्री हॉस्टल की 13 छात्राएं बीमार पड़ गई। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कानपुर में पॉलिटेक्निक के एक छात्र ने संदिग्ध हालात में सुसाइड कर लिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। गाजियाबाद में कार में अजगर देख खलबली मची। 8 फीट लंबा अजगर देख लोगों के होश उड़ गए। मुंबई में 26/11 हमले की 10वीं बरसी पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। शहीदों की याद में जुहू बीच पर शहीदों की मूर्ति बनाई गई। बैन के बावजूद स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियाई टीम के साथ तैयारी। तेज गेंदबाजों की मदद के लिए वार्नर ने जमकर नेट में अभ्यास किया। दिल्ली में इंडिया न्यूज विमेन अचीवर्स अवार्ड में नारी शक्ति को सम्मानित किया गया। शूटर अंजुम, रेसलर दिव्या, श्रुति हसन समेत कई हस्तियों को अवार्ड दिए गए। फिल्म केदारनाथ का दूसरा टीजर रिलीज हो गया है। 7 दिसंबर को पर्दे पर आएगी फिल्म। और अब नैले पे दैला में खबरें आपको विस्तार से और रफ्तार से बताएंगे। करीब 1 साल पहले गुजरात चुनाव के समय देश को पहली बार यह मालूम हुआ था कि राहुल गांधी जनेऊधारी ब्राह्मण और शिव भक्त हैं। अब राजस्थान के चुनाव में राहुल गांधी का गोत्र भी पता चल गया है।
राहुल गांधी ने आज चुनाव प्रचार से पहले राजस्थान के पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने बताया कि वो कौल ब्राह्मण हैं और उनका गोत्र दत्तात्रेय है। अभी हाल ही में जब एमपी में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी उज्जैन पहुंचे तो महाकाल की नगरी में बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी के कुल और गोत्र पर सवाल उठाए थे। राहुल गांधी ने आज इसका जवाब पुष्कर मंदिर में अपने कुल पुरोहित के जरिए दिया। आज राहुल गांधी आए और इनका गोत्र दत्तात्रेय है। ये कश्मीरी ब्राह्मण है, ये कश्मीरी ब्राह्मण है। पुश्तैनी मेरे बही के अंदर सब नाम इसका लिखा हुआ है। और ये इलाहाबाद नेहरू पे रहते थे, इनका नाम इसलिए नेहरू पड़ा। बाकी जवाहरलाल नेहरू कोल है और इनका गोत्र है दत्तात्रेय। पुष्कर से पहले राहुल गांधी ने अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर हाजिरी लगाई। पुष्कर में उनकी पूजा से ज्यादा सनसनी गोत्र के खुलासे पर हुई। माना जा रहा है कि अपना गोत्र बताकर राहुल गांधी ने न सिर्फ बीजेपी की बोलती बंद की है, बल्कि उन्होंने राजस्थान के करीब 8% ब्राह्मण वोटर्स को भी साधने का दांव खेल दिया है। वहीं राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटों पर 7 दिसंबर को मतदान होना है। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही एक दूसरे पर हमलावर हैं। पीएम मोदी ने आज राजस्थान में ताबड़तोड़ रैलियां की। भीलवाड़ा के बाद कोटा में जनसभा को संबोधित किया। भीलवाड़ा में चुनावी रैली के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर तंज कसा। पीएम मोदी ने 26/11 मुंबई हमले का जिक्र करते हुए कहा कि जब दिल्ली में मैडम का राज चलता था, रिमोट कंट्रोल से चलता था। हिंदुस्तान कभी 26/11 को नहीं भूलेगा। हम मौके की तलाश में हैं। आज 26 नवंबर है। जब दिल्ली में मैडम का राज चलता था, रिमोट कंट्रोल से चलता था। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान कभी भी 26/11 को भूलेगा नहीं और 26/11 के गुनहगारों को हम मौके की तलाश में हैं। अगर उस समय इस देश में से कोई भी उस आतंकवाद की घटना की आलोचना भी अगर करता था, निर्दोष लोगों को मार दिया, इतना भी बोलता था, तो ये राज दरबारी ऐसे उछल पड़ते थे, ऐसे उछल पड़ते थे कि बोलने वाले के मुंह पर ताले लगा देते थे। और करते कहते थे क्या, मुझे बराबर याद है, वो कहते थे ये तो युद्ध है, युद्ध। मध्य प्रदेश और मिजोरम में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का शोर आज खत्म हो गया। प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से लेकर एमपी में बीजेपी और कांग्रेस के सभी दिग्गज नेताओं ने वोटर्स को लुभाने के लिए पूरा जोर लगाया। एमपी में बीजेपी 15 साल से सत्ता में है। कांग्रेस ने इस बार बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए पूरा जोर लगा रखा है। मध्य प्रदेश की 230 और मिजोरम की 40 विधानसभा सीटों को लेकर चुनाव प्रचार खत्म हुआ है। एमपी और मिजोरम में 28 नवंबर को वोटिंग होगी। एमपी में 230 सीटों पर 2,907 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। एमपी में 5 करोड़ 50 लाख मतदाता 230 सीटों पर विधायक चुनेंगे। वहीं एमपी में किस पार्टी के कितने उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, उसकी बात करें तो बीजेपी के 230 उम्मीदवार, कांग्रेस के 229 कैंडिडेट, बीएसपी के 227 उम्मीदवार और समाजवादी पार्टी के 51 उम्मीदवार, जबकि 1102 निर्दलीय उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। वहीं दिग्गज नेताओं की बात करें तो बुधनी सीट पर सीएम शिवराज सिंह चौहान की टक्कर कांग्रेस के अरुण यादव से होगी, जबकि शिवपुरी विधानसभा सीट पर बीजेपी की यशोधरा राजे की टक्कर कांग्रेस के सिद्धार्थ लड़ा से होगी। वहीं राघोगढ़ में कांग्रेस के जयवर्धन सिंह और बीजेपी के भूपेंद्र सिंह आमने सामने होंगे। भोजपुर सीट पर बीजेपी के सुरेंद्र पटवा की टक्कर कांग्रेस के सुरेश पचौरी से होनी है। चुरहट की बात करें तो कांग्रेस के अजय सिंह की टक्कर बीजेपी के सतेंदु तिवारी से है और गोविंदपुरा विधानसभा सीट पर बीजेपी की कृष्णा गौर की टक्कर कांग्रेस के गिरीश शर्मा से होगी। होशंगाबाद सीट पर कांग्रेस के सरताज सिंह और बीजेपी के सीता शरण शर्मा चुनावी मैदान में एक दूसरे को टक्कर देंगे।
मध्य प्रदेश में वोटिंग से 2 दिन पहले कांग्रेस ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। कांग्रेस के धुरंधर नेता दिग्विजय सिंह ने भोपाल में किरार बिरादरी के कई नेताओं को कांग्रेस ज्वाइन कराया। एमपी के सीएम शिवराज सिंह भी किरार समाज के ही हैं। कांग्रेस ज्वाइन करने वाले ज्यादातर किरार नेता उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र के हैं। इनमें पूर्व विधायक भगवत पटेल के बेटे मदन पटेल भी शामिल हैं। एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने दावा किया है कि इस बार कांग्रेस सत्ता में वापसी करने जा रही है। बहुत बड़े पैमाने पर ये लोग आज कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं और इनके आने से भारतीय जनता पार्टी का जो गणित है वो निश्चित तौर पर बिगड़ेगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस आखिरी दम तक सत्ता वापसी के लिए जोर लगाए हुए है। हालांकि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह बेफिक्र हैं। एमपी में चुनाव प्रचार से लेकर बूथ मैनेजमेंट तक की कमान उन्होंने खुद संभाल रखी है। इंदौर में उनसे खास बातचीत की इंडिया न्यूज संवाददाता नाज पटेल ने। इंडिया न्यूज आज हमारे साथ खास बातचीत में है भाजपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, जिनका कि इंदौर में अभी रोड शो चल रहा है। अमित जी, जिस तरह से मध्य प्रदेश में जनता का हम देख रहे हैं, अपार जनसमूह है या भीड़ है, कितनी सीटें जीतने की उम्मीद है? हम मध्य प्रदेश में अब तक की सबसे बड़ी सरकार बनाने जा रहे हैं। अमित जी, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में आक्रामक हो रही है, साथ ही जो उनकी भाषा है वो भी काफी अभद्र हो चुकी है। देखिए, कांग्रेस का एक चरित्र है जाति के आधार पर व्यक्तिगत आरोप लगाना, मोदी जी के माताजी पिताजी के लिए आरोप लगाना। मैं इस उनकी चेष्टा की गहरी निंदा करता हूं और मध्य प्रदेश की जनता को इसका जवाब देना है। मुझे लगता है यहाँ पर जनता मन बनाकर फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। जिस तरह से लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी, तो अमित जी, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार आती है तो जनता के लिए क्या खास बातें रहेंगे, साथ ही महिलाओं और युवाओं के लिए? देखिए, शिवराज जी ने अब तक काफी सारे काम किए। एक बीमारू मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बनाया है। अगले 5 साल में हम विकसित मध्य प्रदेश को समृद्ध मध्य प्रदेश बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो ये थे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी। उनका यही कहना है कि अगर उनकी सरकार प्रदेश में आती है तो वह बीमारू राज्य से तो मध्य प्रदेश उबार चुके हैं, साथ ही विकसित मध्य प्रदेश बनाने की उन्होंने बात करी है। कैमरामैन अरविंद रायकवाड़ के साथ नाज पटेल, इंडिया न्यूज, इंदौर। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार थम चुका है, लेकिन प्रचार के दौरान नेताओं ने जो हथकंडे आजमाए उन पर सवाल और बवाल जारी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के क्षेत्र बुधनी में पेट्रोल की पर्चियों ने आग लगा रखी है। कांग्रेस का आरोप है कि इलाके में हेमा मालिनी की रैली में भीड़ जुटाने के लिए बीजेपी ने पानी की तरह पेट्रोल बहाया। रैली में आने के लिए बाइक और 4 पहिया वाहनों को मुफ्त में पेट्रोल और डीजल दिए गए। इसके लिए बाकायदा पर्चियां बांटी गईं। कांग्रेस ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की है। कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव खर्च छिपाने के लिए बीजेपी ने पेट्रोल पर्चियों का सहारा लिया। वहीं राजस्थान के धौलपुर में चुनाव के दौरान पुरानी रंजिश का बदला चुकाने का खेल भी शुरू हो गया है। इसकी शिकार बनी है बीजेपी उम्मीदवार शोभा रानी कुशवाहा। धौलपुर के झील का पूरा गांव में शोभा रानी के प्रचार में निकले काफिले पर पहले से घात लगाए बैठे लोगों ने हमला कर दिया। आरोपियों ने शोभा रानी के काफिले पर पथराव किया और लाठी डंडों से धावा बोला। हमले के समय शोभा रानी कुशवाहा काफिले के साथ नहीं थी। हमले के बाद गांव में भारी संख्या में पुलिस फोर्स लगाई गई है, लेकिन तब तक हमलावर फरार हो चुके हैं। आरोप है कि हमले के पीछे नरेश कुशवाहा के घर वालों का हाथ है। नरेश कुशवाहा की हत्या के जुर्म में शोभा रानी के पति उम्र कैद की सजा भुगत रहे हैं। शक्ति स्थल पोखरण में भी आज सियासी घमासान देखने को मिला। एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी थे तो दूसरी तरफ बीजेपी के फायर ब्रांड स्टार प्रचारक और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। राहुल गांधी ने पीएम मोदी और सीएम वसुंधरा राजे पर हमला बोला और कहा कि राजस्थान में सरकार बनने के 10 दिन बाद किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। वहीं योगी ने कांग्रेस पर हमला बोला और पूछा कि आखिर कांग्रेस ने अब तक राजस्थान में सीएम कैंडिडेट को लेकर तस्वीर साफ क्यों नहीं की। सूखा पड़ता है, उसको आप अपना पैसा वापस नहीं, उसका पैसा वापस नहीं देते हो, अनिल अंबानी को उसका पैसा देते हो। कृपया करके किसान का कर्जा माफ कीजिए। नरेंद्र मोदी जी ने मेरे सवाल का जवाब तक दे दिया, चुप हो गए। और राजस्थान के किसान अब अच्छी तरह सुनिए, आप यहां पे कांग्रेस पार्टी को जिताने जा रहे हो और चुनाव के होने के बाद कांग्रेस पार्टी और चुनाव के होने के बाद
कांग्रेस पार्टी की सरकार के बनने के बाद 10 दिन के अंदर राजस्थान के किसान का कांग्रेस पार्टी कर्जा माफ। कांग्रेस से पूछिए, कांग्रेस का मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन? डॉक्टर सीपी जोशी, अशोक गहलोत, सचिन पायलट या रामेश्वर डूडी कौन है? किसी को पता ही नहीं। खींचतान चलेगी। चुनाव के वक्त वोटरों की फरमाइश से के पिटारे से क्या निकलेगा, इसका अंदाजा हो तो कोई नेता चुनाव लड़ने से ही तौबा कर ले। राजस्थान के झुंझुनू में एक कस्बे के लोगों ने वोट के बदले शादी की शर्त रख दी। सिंघाना कस्बे में बाकायदा बोर्ड टांग दिया गया कि जो भी प्रत्याशी लड़कों की शादी करवाएगा उसी को वोट दिया जाएगा। दरअसल झुंझुनू जिले में लिंगानुपात बेहद चिंताजनक है। कन्या भ्रूण हत्या का खामियाजा अब यहाँ के युवक भुगत रहे हैं, जिनकी शादी के लिए लड़कियां नहीं मिल रही। चुनाव आया तो इस संकट की तरफ ध्यान खींचने के लिए लोगों ने ये बोर्ड लटका दिया। ये तो आपको भी पता होगा कि चुनाव में वोट पाने के लिए नेता कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन तेलंगाना में एक नेता ने वोट मांगने के लिए जो तरीका खोजा वो आप सोच भी नहीं सकते। तेलंगाना के मलकाजगिरी में टीआरएस के उम्मीदवार के लिए ये सज्जन वोट मांग रहे हैं। इन्हें ये और कुछ नहीं सूझा तो ये छोटे बच्चों की पॉटी साफ करने लगे। बच्चा रोए चाहे हंसे, इनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें तो बस बच्चे के मम्मी पापा को पटाना है, चाहे उसके लिए बच्चे की पॉटी ही क्यों ना साफ करनी पड़े। और अब हम आपको हमारी तकनीक के जरिए उस जगह लेकर जा रहे हैं जिसको लेकर सियासत भी हो रही है और बहुत खुशी है बहुत सारे लोगों के दिलों में। आजादी के 70 साल बाद गुरु नानक देव से जुड़े 2 ऐतिहासिक शहरों के बीच की बंटवारे की दीवार आज खत्म हो गई। पाकिस्तान के दरबार साहिब गुरुद्वारा को पंजाब के डेरा बाबा नानक से जोड़ने के लिए करतारपुर कॉरिडोर का आज शिलान्यास हो गया। सिख समुदाय के लोग इस कॉरिडोर के जरिए बिना वीजा और पासपोर्ट के तीर्थ यात्रा कर सकेंगे। इस कॉरिडोर की बात सन 2000 से चल रही थी। 22 नवंबर को पाकिस्तान और भारत की सरकारों ने इसे मंजूरी दी। आज गुरदासपुर जिले के डेरा बाबा नानक में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, केंद्रीय परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने करतारपुर कॉरिडोर की नींव रखी। इस मौके पर दोनों ने पाकिस्तान को चेतावनी भी दी कि वो आतंक फैलाने से बाज आए, तभी दोनों देशों के रिश्तों में सुधार होगा। हम लोग सब लोग मिलकर जीना चाहते, शांति चाहते, विकास चाहते। इसके लिए जो भी प्रयास करना चाहिए, प्रयास करने के लिए सरकार तैयार है। देश एक मत से आगे बढ़ रहे, मगर दुर्भाग्यपूर्ण है कुछ लोग, जैसा मैंने कहा, आतंकवाद को अपना पॉलिसी बना के हमारा इनोसेंट लोगों के ऊपर उन आतंकवादियों के द्वारा हमला करवा रहे। ये हमारे लिए स्वीकार नहीं है। देश किसी हालत में इसको स्वीकार नहीं करेगा। करतारपुर साहिब कॉरिडोर में तीर्थयात्रियों के लिए हमने विशेष आर्किटेक्ट को अपॉइंट करके वहां विशेष प्रकार की रोड्स एंड एमिनिटीज, जिसको तीर्थयात्रियों के लिए विशेष सुविधा केंद्र बनाने का निर्णय किया है, जिससे दूर दूर आने वाले हमारे सभी भक्तों के लिए काफी अच्छी व्यवस्था होगी। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में पंजाब की बदलती हुई तस्वीर, यही सही गुरु नानक जी के सपने का पंजाब निर्माण करने के लिए हम सब कार्य कर रहे हैं। तो कमोवेश ऐसी ही तस्वीर होगी। मेरे पीछे आप ये जो देख रहे हैं बाबा नानक गुरुद्वारा और ये जो करतारपुर कॉरिडोर देख रहे हैं, कमोवेश ऐसा ही बनकर तैयार होगा। और इसके लिए आज से नहीं, सालों से लोग ये चाहते थे कि ये तैयार हो, लेकिन चूंकि गुरुद्वारा पाकिस्तान के हिस्से में है, इसलिए दिक्कतें बहुत सारी थी। करतारपुर कॉरिडोर का शिलान्यास समारोह भी राजनीतिक बवंडर के साथ शुरू हुआ। पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता सुखविंदर सिंह रंधावा ने शिलान्यास से पहले शिलापट पर काली टेप चिपका दी। वो इस बात से भड़क गए थे कि इस पर पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल और डिप्टी सीएम सुखबीर बादल का नाम क्यों है। करतारपुर कॉरिडोर की चर्चा इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह से लौटने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने छेड़ी थी। तब उन्हें बीजेपी ने जमकर खरी खोटी सुनाई। अब सिद्धू कह रहे हैं कि ये शांति की तरफ एक कदम है, जबकि बीजेपी नेता सुब्रमण्यन स्वामी इस कॉरिडोर को खतरनाक बता रहे हैं। अनंत संभावनाएं हैं बाबे नानक के वास्ते, खुल गए ये रास्ते। इसमें संभावनाएं जितनी मर्जी जोड़ दो, पीस की जोड़ दो, ट्रेड की जोड़ दो, हर चीज संभव है मेरे भाई। बस एक पॉलिटिकल विल चाहिए, जो उस फरिश्ते ने बॉर्डर पार से दिखाई है, जो हमारी सरकार ने दिखाई है। सबके ऋणी है, सबकी जय जयकार है, सब इसमें शरीक हों। ये सांझी वालदात है। As far as this Kartarpur passage, so-called passage, I think it's a dangerous move, and it can be misused because there's no proper
checking procedure. करतारपुर कॉरिडोर से सिख संगतों की 7 दशक पुरानी मुराद पूरी हो गई है। अब बाबा नानक का आखिरी धाम उनसे दूर नहीं रहेगा। करतारपुर साहिब गुरुद्वारा पाकिस्तान में लाहौर से 120 किलोमीटर दूर है। ये पाकिस्तान के पंजाब सूबे के नरोवाल जिले में पड़ता है। करतारपुर में गुरु नानक देव की यादें जुड़ी हुई हैं। बाबा नानक अपने जीवन के आखिरी 18 साल करतारपुर में ही रहे। रावी नदी के किनारे करतारपुर में बाबा नानक की याद में गुरुद्वारा दरबार साहिब बनाया गया। करतारपुर साहिब भारत की सीमा से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर है। बॉर्डर के इस पार गुरदासपुर में डेरा बाबा नानक है, जो गुरु नानक देव से जुड़े सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। अब तक पाकिस्तानी वीजा और बाकी दिक्कतों के चलते श्रद्धालु डेरा बाबा नानक पर मौजूद दूरबीन से करतारपुर साहिब के दर्शन करते थे। अब डेरा बाबा नानक से दरबार साहिब करतारपुर तक कॉरिडोर बनाने का काम शुरू हो गया है। इमरान खान के शपथ ग्रहण से लौटे कांग्रेस के नेता और पंजाब के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने दावा किया था कि पाकिस्तान 3 किलोमीटर लंबे करतारपुर कॉरिडोर को खोलने के लिए तैयार है। 22 नवंबर को पाकिस्तानी सिखों को बिना वीजा पासपोर्ट आने जाने की छूट वाले इस कॉरिडोर का ऐलान किया था। करतारपुर कॉरिडोर खोलने की बात 2000 से चल रही थी, लेकिन ये अनमोल तोहफा मिला गुरु नानक की 550वीं जयंती पर। केंद्र सरकार की एजेंसी NHAI 4 लेन वाला ये कॉरिडोर बना रही है। करतारपुर कॉरिडोर के इर्द गिर्द श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बाकी इंतजाम भी किए जाएंगे। उधर मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए हमले को आज 10 साल पूरे हो गए। हमले में शहीद जवानों को मुंबई में श्रद्धांजलि दी गई, लेकिन हमले के 10 साल बीत जाने के बाद गुनहगार आज भी आजाद हैं। एक तरफ मुंबई की तस्वीरें हैं और दूसरी तरफ मुंबई के गुनहगार सीमा पार आज भी नई साजिश रच रहे हैं। हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद आज भी आजाद घूम रहा है। पीड़ित परिवार और चश्मदीदों की जुबान पर बस एक ही सवाल है कि मुंबई को दहलाने वालों को इंसाफ कब मिलेगा, मुंबई को दहलाने वालों को सजा कब मिलेगी, माफ कीजिएगा, पाकिस्तान कब तक उन्हें पनाह देता रहेगा। जो हिंदुस्तान में आतंकवादी 10 आतंकवादी 3 से 4 दिन बॉम्बे को दहला दिया, आज उसका मास्टरमाइंड हाफिज सईद पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा, ना पाकिस्तान सरकार कर रहा है ना कोई कर रहे हैं। और दूसरी बात क्या है, एक आतंकवादी को पकड़ने के बाद उसको अंडा सेल बनाओ, ये सेल बनाओ, ये सब फालतूगिरी है। और इतने करोड़ रुपए क्यों खर्चा 2 से 3 महीने में सजा सुनाने का? वो याद ऐसी है कि चाह के भी कोई भुला नहीं सकता। अगर मैंने उसको बुला दिया तो मुझे ऐसा लगेगा मैंने टेररिज्म को माफ कर दिया, और मैं टेररिज्म को कभी माफ नहीं करना चाहती हूँ। सरकार से एक ही उम्मीद है कि मुझे जो बड़े बड़े वादे मिले गए, सिर्फ बोले गए, वो पूरी कीजिए। स्ट्रिक्ट कानून बनना चाहिए जो टेररिज्म खत्म कर सके। मुंबई हमले के गुनहगार हाफिज सईद पर नरमी को लेकर पाकिस्तान पर सवाल उठते रहे हैं। अमेरिका भी पाकिस्तान को चेतावनी दे चुका है कि वो मुंबई के गुनहगारों पर कार्रवाई करे, लेकिन आतंक के सरगनाओं को आज भी पाकिस्तान के हुक्मरानों की शह मिली हुई है। खबर है कि जमात-उद-दावा और लश्कर-ए-तोयबा ने लाहौर में मुंबई हमले की बरसी पर एक कार्यक्रम आयोजित किया। हद तो ये कि इस कार्यक्रम में पाकिस्तान सरकार के मंत्री फैयाजुल हसन ने भी हाफिज सईद के गुर्गों के साथ मंच साझा किया। दर्द के 10 साल, मुंबई के तमाम अहम जगहों पर श्रद्धांजलि सभा हुई। लोगों ने नम आंखों से इस हमले में मारे गए लोगों को याद किया। लेकिन गुजरात का एक परिवार ऐसा भी है जिसकी सुध लेने की फुर्सत हमारी सरकार और मशीनरी को है ही नहीं। एक परिवार को मिलने वाला मुआवजा नियम कायदों में उलझा है। दर्द की एक और तस्वीर से आपको रूबरू कराती ये रिपोर्ट दिखाते हैं। 26/11 की बरसी पर मुंबई के ताज होटल से लेकर नरीमन हाउस तक नम आंखों से लोगों ने अपनों को याद किया। शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई, लेकिन यहाँ से कई 100 किलोमीटर दूर अहमदाबाद के एक परिवार की सुध किसी ने नहीं ली। आंखों में बेबसी, चेहरे पर लाचारगी और दर्द भरे मौन में छिपा एक सवाल, आखिर कब तक करें इंतजार? इस परिवार के गम की दास्तां आपको हैरान कर देगी। आपको बता दें कि कसाब और उसके साथी आतंकियों ने मुंबई तक पहुंचने के लिए एक बोट का इस्तेमाल किया था। आतंकियों ने कुबेर बोट में सवार नवसवारी के बलवंत प्रभु, मुकेश ठाकुर, नटू भाई राठौर और गिर सोमनाथ के रमेश का बेरहमी से कत्ल कर दिया था। सरकार की तरफ से 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया था, लेकिन गिर सोमनाथ के रमेश का शव नहीं मिल पाने की वजह से परिवार को ये मुआवजा नहीं मिल सका है। अजमल कसाब के हाथों मारे गए रमेश नगजी का परिवार पिछले 10 सालों से सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं।
अधिकारी कायदे कानून का हवाला दे रहे हैं और परिवार का कहना है कि अगर सालों साल तक लाश न मिले तो मुआवजा दिए जाने का प्रावधान है। लेकिन 10 साल बाद भी उनके नसीब में बस इंतजार ही है। कसाब ने अपने बयान में भी ये बात कबूल की थी कि आतंकियों ने बोट पर सवार 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन मुंबई हमले पर आंसू बहाने वाले हुक्मरानों को इस परिवार की आंखों के आंसू नहीं दिखते, वरना मुआवजे के लिए परिवार को अदालत की चौखट पर गुहार न लगानी पड़ती। 26/11 हमले में शहीद हुए पुलिसकर्मियों के लिए मुंबई मेमोरियल में आज श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि समारोह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और कई राजनेता मौजूद रहे। सभी ने नम आंखों से मुंबई को बचाने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। उनके लिए तो हैट्स ऑफ, उनके लिए तो मैं नतमस्तक ही हो सकता हूं और क्या कहता हूं, जिन्होंने अपनी जान गंवाई उनके लिए तो क्या, हमारे दिल में बहुत आदर है और उनके सामने हम बिल्कुल झुकते हैं। एक बॉम्ब जो ताजमहल के पास था और दूसरा जो रेलवे पार्सल ऑफिस में था, वो अगर फूट जाता तो क्या तबाही मचती, इसका आम आदमी सोच भी नहीं सकता। तो ये हमें सोचना है कि सबने मिलकर सहकार्य के साथ काम करना है और इसके लिए मैं आज ये बिल्कुल बार बार कहूंगा कि पुलिस का मनोधैर्य कैसे बढ़ेगा, इसकी सबने कोशिश करना बहुत जरूरी है। नरीमन हाउस में 4थे, 5वें और 6ठे फ्लोर को म्यूजियम बना दिया गया है। हमले में जितने भी लोगों ने अपनी जान गंवाई थी उन सब के नाम भी इस म्यूजियम में लिखे गए। 26/11 हमले के वक्त आतंकियों ने नरीमन हाउस को भी निशाना बनाया था। इस वक्त हम नरीमन हाउस के 5वें मले पर हैं और 5वें मले पर यह वही 5वां मला है नरीमन हाउस का जहां पर बाबू मोसे जब उस वक्त 2 साल का था बच्चा, मासूम बच्चा, और उसके माँ बाप को उन आतंकियों 2 आतंकी जो आए थे उनको जान से मार दिया था। आप देख रहे हैं कि यही उन लोगों की फोटो है कि किस तरीके से उनके मासूम बच्चे और यहाँ पर तड़पता रहा, बिलखता रहा, लेकिन उन आतंकियों को जरा सा भी दया नहीं आई और उन्होंने मार डाला। और यहाँ पर 1-2 नहीं 7 लोगों को मौत के घाट उतारा। और यह 5वां माला उन लोगों को रहने की जगह थी, यहाँ पे वो रहा करते थे, उनका किचन था, बेडरूम था, और इस जगह पर आतंकी घुसते हैं और उन दोनों लोगों को मार गिराते हैं। वहीं मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकवादी हमले को आज 10 साल का वक्त बीत चुका है। इस हमले में शहीद जवानों को अलग ही अंदाज में श्रद्धांजलि दी गई। सैंड आर्टिस्ट लक्ष्मी गौर ने जुहू बीच पर ताज की प्रतिमा उकेरी और शहीदों की प्रतिमाएं बनाई। छत्तीसगढ़ के सुकमा में आज सुबह मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 9 नक्सलियों को ढेर कर दिया। हालांकि इस मुठभेड़ में डीआरजी के 2 जवान भी शहीद हो गए। सुकमा के एसपी अभिषेक मीणा ने बताया कि एनकाउंटर सकलार गांव में हुआ था। यह मुठभेड़ एसटीएफ और डीआरजी ने मिलकर की थी। पठानकोट रेलवे स्टेशन से 3 संदिग्धों की गिरफ्तारी की खबर है। जम्मू से दिल्ली जाने वाली पूजा एक्सप्रेस ट्रेन पठानकोट कैंट स्टेशन पर रेलवे पुलिस ने रोकी। पुलिस ने ट्रेन की चेकिंग की। पुलिस के पास खुफिया सूचना थी कि ट्रेन में संदिग्ध सवार है। छानबीन करने के बाद पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ की जा रही है। इंडियन म्यूजिक की दुनिया में और फिल्मों की दुनिया में भी कैसा लगता है अब आप जब लुक बैक करती हैं तो ये मकाम आपने जो हासिल किया है, क्या आपको जब आप शुरुआत कर रही थी लगा था कि आज एक दिन वेटरन जानी जाएंगी फिल्म एंड टीवी एंड म्यूजिक की दुनिया की? सबसे पहले तो आप सबको आदाब और बहुत शुक्रिया इस नेटवर्क को हम दोनों को इनवाइट करने के लिए, और खास तौर पे प्रोग्राम का नाम वुमेन अचीवर्स। आई रियली लव दैट बिकॉज आई एम वर्किंग फॉर वुमेन एम्पावरमेंट एंड माइनॉरिटीज। तो ये टाइटल हमें बहुत अच्छा लगा आपका, वुमेन आर अचीवर्स। एंड ये सर्टनली वाज़न्ट एन ईजी जर्नी, स्पेशली जब कोई चीज मेंटेन रखनी हो। और अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ गॉड फ्रॉम डे 1 to now I can only say that my journey has been full of lots and lots of love from people. Looking back at जब आपने अपनी
फिल्म जर्नी की शुरुआत की थी, वो निकाह फिल्म के संग की थी और काफी सारे अवार्ड्स भी मिले थे उस दौरान। और आज भी काफी जिक्र होता है कि शायद निकाह का रीमेक बनाया जाए ताकि जो यंगर जनरेशन है वह भी इस कहानी से प्रेरित हो। तो क्या ये मुमकिन है? क्या एक और निकाह? कुछ प्लान तो हो रहा है मगर मेरी बेटी के साथ, जारा के साथ। मैं आपसे ये जरूर पूछूंगा कि क्योंकि ये इतना जरूरी मुद्दा इस वजह फिर से बन गया है, निकाह जो फिल्म आपने 1982 में कही थी और शायद उस फिल्म का नाम तलाक 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 भी रखने का तलाक रखा गया था, फिर सेंसर ने इसको फिल्म को बैन कर दिया था। फिल्म 1 हफ्ते के करीब जो है वो बैन रही, थिएटर्स में नहीं चली, मगर उसके बाद चली तो फिर 5 साल तक नहीं रुकी। वो अपने वक्त का एक बहुत बोल्ड सब्जेक्ट था, जबकि एक औरत को इजाजत ही नहीं थी अपने हकूक के बारे में, दूसरी शादी तो छोड़ दीजिए, हकूक के बारे में कुछ भी करने की। आज तो वक्त बहुत बदल गया और मगर आप ये देखिए कि औरत की प्रोग्रेस कितनी स्लो होती है सोसाइटी में, इसीलिए ये लफ्ज वुमेन एम्पावरमेंट बना है। इसको कुछ कितने साल लग गए इस पॉइंट तक लाने के लिए कि अब गवर्नमेंट लेवल पे एक ट्रिपल तलाक का इशू उठा और काफी हद तक कामयाब रहा औरतों की राइट्स के लिए। और आई होप कि इस चीज का कोई फैसला हो कि जबकि 21 मुल्कों में ये लॉ लागू है तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं हो सकता, इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। तब क्या डिबेट छिड़ा था? जैसे मैं कह रहा हूं कि इतना रिलेवेंट है क्योंकि पिछले साल ही ये पूरा जो डिबेट था वो शुरू हुआ और इस साल हमने देखा है कि कैसे सरकार ने इसे मुहिम की तरह अपनाया था। मगर 1982 में फिल्म के रिलीज होने के बाद, जैसे आप कह रहे थे, सेंसर बोर्ड के साथ भी काफी कंट्रोवर्सी हुई थी, मगर सोसाइटी में भी काफी डिबेट छिड़ गया था ट्रिपल तलाक के मुद्दे को लेकर। वो क्या चर्चाएं थी उस वक्त में? यही बस सारा वुमेन राइट्स का था और उसमें वो फिर कानून इस्लाम का कुछ काफी रिलीजियस चीजें थी, एलिमेंट्स थी और बेसिक ये था जो प्रोबेबली आई थिंक एक मर्दाना समाज को शायद ये चीज अच्छी नहीं लगी कि एक औरत को एक हक कैसे दिया जा सकता है, वो भी तलाकशुदा औरत को। क्योंकि देखिए जमाना कितना बदल गया, उसके बावजूद आज भी जिस औरत की डिवोर्स हुई हो उसको अच्छी नजर से नहीं देखा जाता, जबकि एक आदमी को कोई क्रिटिसाइज नहीं करता कि वो उसने अपनी बीवी छोड़ दी, कहते हैं बहुत तंग करती थी, सिर्फ एक लाइन में वो समअप हो जाता है, बीवी बहुत तंग करती थी, तलाक होगी, खत्म। और औरत को इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसकी औलाद दर औलाद सफर करने पड़ते हैं। जिस घर में शादी कीजिए वो कहेंगे उसकी माँ की तलाक हुई हुई थी, यहाँ घर में रिश्ता मत दीजिए, बेटी भी तलाक ले लेगी। ये इतना बड़ा हवा नहीं है, अगर एक आदमी की तलाक हो सकती है तो एक औरत की भी हो सकती है, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो हम लोगों ने ये जो डबल स्टैंडर्ड्स बनाए हैं इनकी वजह से जो औरतों का समाज है वो बेनतहा सफर कर रहा है। तो आपको क्या लगा था सलमा जी जब आपने देखा कि ये पूरा जो इशू है वो दोबारा उठा है, कोर्ट कचहरी में गया था मामला सुप्रीम कोर्ट तक और फिर सरकार ने भी बिल लाने का प्रयास किया ट्रिपल तलाक को लेकर? हाउ डिड यू लुक एट द ट्रिपल तलाक बिल एंड द ट्रिपल तलाक इशू? आई थिंक इट्स अ वेरी प्रोग्रेसिव स्टेप फॉर वुमेन एंड इट शुड हैव बीन टेकन। बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हाँ, होना चाहिए था। किसी को अच्छा लगेगा, किसी को नहीं लगेगा। इस बात को महदूद रखिए सिर्फ औरतों के हकूक तक। इसको आगे आप मल्टीप्लाई करके इसको रिलीजन में ले जाएं, इसको पॉलिटिक्स में ले जाएं, इसको जिस चीज में भी ले जाएं, बात इन शॉर्ट इन वन लाइन इज कि ये एक औरत का राइट है कि जब वो किसी आदमी के साथ नहीं रहना चाहती तो उसको इजीली तलाक दी जाए। और जिस वक्त एक आदमी अपने किसी भी दिमागी तवाज़ुन की वजह से, हम लोग सबके अलग अलग मुख्तलिफ मूड्स होते हैं, मजबूरियां होती हैं, सर्कमस्टांसेस होते हैं, इन लॉज होते हैं, वो सारा कुछ औरत ही पे क्यों निकले? किसी गलत मूड में, इमोशन में आके अगर किसी की मुंह से निकल गया कि मैंने तुम्हें तलाक दी 3 दफा, तो उसकी सारी घर गृहस्थी इतने सालों की बनी हुई 1 मिनट में तबाह हो जाएगी। क्या अल्लाह इतना बेइंसाफ है? हाँ, इतना बेरहम है कि एक बच्चों वाली औरत को एक 3 लफ्ज कह के घर से बाहर उठा के फेंक देगा और कहेगा हाँ मेरी किताब में लिखा अच्छा किया था। दैट्स नॉट गॉड। अल्लाह ऐसा कर ही नहीं सकता। हम लोगों ने जो चीजें इम्प्रोवाइज करके बना लेते हैं और उस पर पहरा देते हैं कि नहीं यही है,
दिस इज नॉट राइट। मगर हमारे जैसे टेलीविजन चैनल पे डिबेट्स होते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर, तो काफी मौलाना आके ये कहते हैं कि हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हमारे किताब में लिखा है और इसके साथ कोई छेड़छाड़ होनी नहीं चाहिए और सरकार और कोर्ट को भी दखल नहीं देना चाहिए। उनको क्या कहेंगे आप? हम उनको यही कहेंगे कि किताब को बहुत गौर से पढ़ें और तर्जुमा पढ़ें। एक एजुकेटेड आदमी जब एक किताब पढ़ता है तो वो उस लैंग्वेज में पढ़ता है जो उसको समझ आ रही हो। कुरान के पढ़ने का सवाब एक तरफ, उसको समझने का सवाब उससे दुगना। आप हम किसी को फ्रेंच में कुछ भी कहे जाएं, अरबी में कुरान उतरा हम लोगों के लिए बहुत ही एक ऊंची चीज है, उस जबान की भी हम लोग बहुत इज्जत करते हैं, उसको आंखों से सर से चूमते हैं, मगर उसको समझने के लिए कोई बॉर्डर किया? किसी ने सोचा कि ये लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? एजुकेशन का तो ये लेवल है कि कलमा मोहब्बत से और रिलीजियस उससे पढ़ते हैं, मगर आप कई लोग पूछे तो उनको तर्जुमा नहीं मालूम होता। अपना किताब का तर्जुमा तो पहले स्टडी कीजिए, उसमें कहाँ लिखा है कि किसी को आपने 3 दफा तलाक कह के बाहर फेंक दिया, उसके बच्चे सड़क पर रो रहे हैं, खानदान तबाह हो गया। ये किताब है, किताब बहुत ऊंची है, उसका कॉन्सेप्ट समझिए कि क्या कहा, आपको क्या पैगाम आया था, उसकी डिटेल में तो जाए। तो ये अपने खुदा को ये बताना चाहते हैं कि औरत पे इतना जुल्म करेगा? कभी नहीं, कुरान ये नहीं कहता, बिल्कुल नहीं कहता। इसकी डिटेल में जाएं और इसका एक ह्यूमन एंगल देखें। कुरान आखिरी किताब थी, हर चीज की तरह मॉडिफाई, हर चीज मॉडिफाई होती है। आज लेड आ गया, साइंटिफिक इसका रीजन है। आखिरी किताब आई थी, बेहतरीन चीजें लिखी गई थी और सब इंसानों के लिए लिखी गई थी। आप ये देखिए, जब सूरज बना था, हवा चली थी, पानी बना था, तो उसने ना वो किसी हिंदू के लिए बनाया था, ना दलित के लिए, ना पारसी, ना ईसाई, ना मुसलमान, उसने इंसान के लिए बनाया था। सिंपल चीज है, इस बात को समझ लें तो कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा। और इस पे इनफैक्ट इस वाले मुद्दे पे इतने ऐसे कट्टर बयान भी आए थे कि हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं है, हमारे लिए भगवान का लॉ है, डिवाइन लॉ है वगैरह। तो फिर हमने कहा फिर सुप्रीम कोर्ट में आप मुद्दे को ऑर्डर क्यों कर रहे हैं? मगर कट्टरपना का जब हम जिक्र करते हैं तो कई मौलवी और मौलानाओं का भी बयान आता है जो उसी दिशा में जाता है, तो उन पर क्या कहेंगे? उलेमा लॉ, देखिए, जहाँ पर उलमा की बात है, हम अपने उलमा की बहुत इज्जत करते हैं और उनकी बात सिर आंखों पे, मगर उन उलमा की जिन्होंने इल्म के जरिए कुरान अंदर लिया, उन उलमा की नहीं जो इस्लाम बेच रहे हैं। आज इस्लाम को क्या नाम दिया गया? इस्लाम वो किताब है जिसमें मोहब्बत और पीस के अलावा कोई पैगाम नहीं है, इक्वालिटी का पैगाम है। तो हैट्स ऑफ टू द उलमा हु आर फॉलोइंग द कुरान, मगर अपने बेनिफिट के लिए जो लोग आके स्टेटमेंट्स देते हैं, डेफिनेटली नॉट। अच्छा, आपने सराहना दी भाजपा सरकार की और प्रधानमंत्री की कि वो ट्रिपल तलाक पे उनकी पहल की वजह से, मगर इस मुद्दे को लेकर राजनीति भी काफी हुई और कांग्रेस पार्टी भी जो औरतों के समर्थन का मुद्दा उठाती हैं और विमेन एम्पावरमेंट का मुद्दा उठाती है, उन्होंने इस मामले पर तो सरकार से हाँ में हाँ नहीं मिलाई ट्रिपल तलाक को लेकर। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे इश्यूज पे शायद राजनीति नहीं होनी चाहिए, शायद पॉलिटिकल पार्टीज को अनबायस्ड होकर और कलेक्टिवली होकर ऐसे प्रयासों का सपोर्ट, समर्थन देना चाहिए जिसमें लोगों का और समाज में औरतों का या वंचित वर्गों का भला हो रहा हो? तो कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइंस राजनीति नहीं होनी चाहिए ऐसे मुद्दे पर। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, राजनीति नहीं होनी चाहिए, स्पेशली उन सब्जेक्ट्स पे जो इंसान की हैप्पीनेस को, अगली जिंदगी को, फ्यूचर को हैमर करें, खराब कर दें, डिस्ट्रॉय कर दें। इन ऑल ऑनेस्टी, हमारी ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसको हम कहें, बट आई डू से कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइम मिनिस्टर ने ये चीज स्पेशली मेरा ख्याल है औरतों की हमदर्दी के लिए की थी और उसमें कोई खास राजनीति वाली बात नहीं थी। एक मुसलमान औरतें अगर उनको नहीं भी वोट देंगी तो इतनी बड़ी नंबर नहीं कि कुछ हो जाता, तो कहते हैं किसी ने अगर कुछ अच्छा जेस्चर किया हो तो उसको कबूल करना चाहिए। से यस टू a sympathetic and a good gesture.
ठीक है, आई एम नो पॉलिटिशियन, बट हम ये कहें कि राजनीति थी उनकी, नहीं थी, नहीं, हमारी उनसे बात हुई है, हमारी उनसे इस सिलसिले में मीटिंग हुई है, और जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने हमें दिए या जो हमने देखा कि जिस ढंग से वो औरतों के लिए बात कर रहे थे, दैट इज वेरी पॉजिटिव। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे मंच पे आए। बिल्कुल, आप लोगों को बहुत 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 शुक्रिया। तो विमेन अचीवर्स की बात तो हो गई, लेकिन जो भविष्य के अचीवर्स हैं, यानी छोटे छोटे बच्चे, उनके स्कूल बैग्स के वजन को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। क्या फैसला है? अब आपके बच्चे का स्कूल बैग कितना भारी होगा, ये आपको बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। यादव की, जिनके तलाक की अर्जी पर 29 नवंबर को सुनवाई हो सकती है। बताया जा रहा है कि ऐश्वर्या के पिता चंद्रिका राय ने भी कोर्ट में अपनी बेटी ऐश्वर्या के खिलाफ लगाए गए आरोपों के जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी है। चंद्रिका राय के परिवार ने पटना के फैमिली कोर्ट से तलाक की अर्जी की सर्टिफाइड कॉपी निकलवाई है। कहा जा रहा है कि तेज प्रताप यादव 29 नवंबर को सीधे सुनवाई के दिन ही पटना पहुंचेंगे और कोर्ट में हाजिर होकर अपनी बात रखेंगे। और अब आपके बच्चों से जुड़ी हुई एक बहुत अहम खबर। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्कूली बच्चों के बस्ते के बोझ से उन्हें बड़ी राहत दी है। नर्सरी और प्राइमरी में भी बच्चों को अब तक भारी भरकम बस्ता ढोना पड़ता था। इससे बच्चों को थकान के साथ साथ उनके कंधे और कमर की हड्डियों पर भी बुरा असर पड़ रहा था। डॉक्टर लगातार आगाह कर रहे थे कि अगर बस्तों का वजन कम नहीं हुआ तो बचपन में ही बच्चों की कमर टूटने का खतरा बढ़ जाएगा। सरकार ने इस बात को गंभीरता से लिया और अब बस्तों का वजन तय कर दिया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सर्कुलर के मुताबिक अब पहली और दूसरी क्लास में पढ़ने वाले बच्चों के बस्ते का जो अधिकतम वजन है वो आप देख पाएंगे कि वो सिर्फ और सिर्फ 1.5 किलोग्राम तक हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। इसके बाद अगर तीसरी से लेकर 5वीं क्लास तक के बच्चों की बात करें तो उनके बस्ते 2 से या 3 किलो के वजन के होंगे। यानी आप अगर कंपेयर करें तो थोड़ा सा बैग बड़ा हो रहा है और वजन थोड़ा सा बढ़ रहा है। 6ठी और 7वीं क्लास के बच्चों के लिए बस्तों का जो अधिकतम वजन है वो मुकर्रर किया गया कि 4 किलो से ज्यादा उनको बोझ मत दीजिए। 8वीं और 9वीं क्लास के बच्चों का जिक्र करें तो उन बच्चों का जो बस्ता होगा वो 4.5 किलो से ज्यादा का नहीं हो सकता। यह अब स्कूल को सुनिश्चित करना होगा कि 10वीं क्लास के बच्चों के लिए बस्ते का जो अधिकतम वजन है वो 5 किलोग्राम तय कर दिया गया। यानी अगर आप देखें तो जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, कद बढ़ रहा है, शरीर बढ़ रहा है, वैसे वैसे बैग का वजन बढ़ रहा है, लेकिन वो 5 किलो से ऊपर नहीं जाएगा, ये तय कर दिया गया है। रूस ने यूक्रेन के नौसेना के 3 जहाजों पर हमला कर अपने कब्जे में उसे ले लिया है। यह भी एक अहम खबर है जो आपको बताते हैं। इस हमले में 6 क्रू मेंबर जख्मी हो गए। इस घटना के बाद रूस और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ गया है। वहीं इस कार्रवाई के बाद दोनों देश एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने देश की नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस काउंसिल की मीटिंग में इस हमले की निंदा की है। वहीं इजिप्ट में पहली बार करीब 3000 साल पुराने ताबूत को खोला गया। नॉर्थ इजिप्ट में खोले गए इन ताबूतों में एक पुजारी और उनकी पत्नी के शव मिले हैं। आपको बता दें कि इसी महीने फ्रांसीसी टीम ने ताबूत की खोज की थी और इस दौरान एक गुंबद की खुदाई में यह ऐतिहासिक ताबूत मिले। इससे पहले इजिप्ट के काहिरा में करीब 6000 साल पुरानी कब्र से बिल्लियों की ममीज मिली थी। अमेरिका के लुइसियाना में एक कपल रातों रात करोड़पति बन गया। दरअसल घर में सफाई के दौरान कचरे से दंपति को लॉटरी का टिकट मिला। जब लॉटरी का ड्रॉ निकाला गया तो कपल ने $1.8 मिलियन यानी करीब 12 करोड़ 68 लाख रुपए जीत लिए। हालांकि टैक्स काटने के बाद उन्हें सिर्फ 9 करोड़ रुपए ही मिलेंगे। और नैले पे दहला में हम इसी के साथ एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं।